में जबलपुर से मंडला तक की यात्रा का अध्ययन करेंगे। इसमें जो पहला पार्ट है वो कौन सा है, जबलपुर से मंडला तक की यात्रा का अध्ययन करेंगे। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट कराऊंगी, लेकिन जो किताब में दे रखा है वो मैं आपको पूरा बता दूंगी। तो देखो इसमें क्या दे रखा है। आज हम जबलपुर से मंडला तक की यात्रा करेंगे। जो पहला पार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का है, वो है जबलपुर से मंडला तक की यात्रा। नर्मदा कैसी नदी है, सौंदर्य की नदी है। नर्मदा कैसी नदी है, सौंदर्य की नदी है। यह नदी क्या करती है, वनों, पहाड़ों और घाटियों में से बहती है और मैदान इसके हिस्से में क्या आता है, कम ही आता है। नर्मदा क्या है, सौंदर्य की नदी है। तो कहाँ पर बहेगी, ये वनों में बहेगी, पहाड़ों में बहेगी, घाटियों में बहती है। मैदान इसके हिस्से में क्या होता है, कम ही आता है। सीधा सपाट बहना तो यह जानती ही नहीं, मतलब बिल्कुल सीधे तरीके से नहीं बहती है, बल्कि यह कैसी बहती है, यह चलती है इतराती हुई, बल खाती हुई, वन प्रांतरों से लुकती छिपती, चट्टानों को तराशती, डग डग पर सौंदर्य की सृष्टि करती, पग पग पर यह सुषमा बिखेरती हुई चलती है। तो ये नर्मदा के बारे में बताया गया है कि नर्मदा किस तरह से चलती है। बुक में से मैं आपको बता रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा नहीं है। केवल बुक में से क्या क्या इस पार्ट में बताया गया है वो मैं आपको पूरा पढ़कर सुनाऊंगी। यदि आपको वो पार्ट अच्छा लगे तो आप मेरे साथ उस पार्ट को नोट कर लेना। मुझे नहीं लगता जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया है उसमें से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर देखो लेखक आगे क्या कहता है। नर्मदा मुझे बचपन से ही खींचती रही है। उसके विविध रूप देखने में सुदूर देहातों में गया हूँ। उसके विविध प्रकार के रूपों को देखने के लिए मैं कहाँ पर गया हूँ, सुदूर देहातों में गया हूँ। उसकी शोभा को मुग्ध होकर निहारता रहा हूँ, लेकिन तृप्ति कहाँ, तृप्ति नहीं मिली। उसकी शोभा को मुग्ध होकर निहारता रहा हूँ, लेकिन तृप्ति कहाँ। पर कम्मा वासियों को देखकर हर बार मन ललक उठता है। सोचता हूँ अपनी स्केच बुक लेकर क्यों ना इनके साथ हो लूँ, लेकिन बात बनती नहीं थी। किंतु एक दिन क्या हुआ, लेखक, अब देखो मैंने मोस्ट लाइन लिखी है जबलपुर से मंडला की यात्रा में। देखो लेखक क्या कहता है कि नर्मदा मुझे क्या करती रही है, बचपन से ही खींचती रही है। ये मैंने आपको बताया था कि लेखक क्या कहता है कि नर्मदा मुझे बचपन से ही खींचती रही है। नर्मदा के विभिन्न रूप देखने के लिए लेखक कहाँ तक गया है, सुदूर देहातों तक में गया है। पर कम्मा वासियों को देखकर हर बार लेखक के मन में ललक उठती है। वह सोचता है कि अपनी स्केच बुक लेकर उसके साथ होना, लेकिन उसकी बात नहीं बनती है। लेकिन इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने बता दिया है आपको, इस खंड में ये भी दे रखा है। किंतु एक दिन क्या होती है, लेखक की बात बन जाती है। लेखक स्वयं कहता है कि मेरे सहयोगी पांडे जी, उसके सहयोगी कौन थे, पांडे जी, जबलपुर से मंडला तक की नर्मदा तट की पद यात्रा के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। लेखक की इच्छा थी नर्मदा की यात्रा करने की, लेकिन उसकी जब बात नहीं बन पाती है तो लेखक स्वयं कहता है कि एक दिन क्या होता है, बात बन जाती है। कैसे बात बन जाती है कि जो मेरे सहयोगी पांडे जी हैं वो जबलपुर से मंडला तक की नर्मदा तट की पदयात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक के लिए तैयार होते हैं, जबलपुर से मंडला तक। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेखक का जो मित्र पांडे जी के बारे में बताया गया है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक की यात्रा के लिए तैयार होते हैं, तो वो होते हैं जबलपुर से मंडला तक की नर्मदा तट की पदयात्रा के लिए। अब क्या करता है लेखक, तीसरे साथी की तलाश में लगा। दो तो हो गए, लेखक स्वयं हो गए और पांडे जी हो गए। अब लेखक क्या करता है कि तीसरे सहयोगी की तलाश में लगा, तो कोई सहयोगी तो तैयार नहीं हुआ। लेकिन लेखक के दो छात्र खुशी खुशी तैयार हो गए। दोनों छात्रों के क्या नाम थे, यादवेंद्र और सूर्यकांत। ये आपको याद रखना है कि जो लेखक के दो छात्र थे जो शुरुआत की
यात्रा में तैयार हुए थे उनके नाम क्या हैं? उनके नाम है यादवेंद्र और सूर्यकांत। तय क्या हुआ कि दशहरा बनाकर दूसरे दिन सवेरे चलेंगे। और यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ग्वारी घाट से शुरू हुई। तो इस पॉइंट को भी आप याद रख लेना कि यात्रा कब शुरू हुई, ग्वारी घाट से शुरू होगी। और कितनी तारीख को शुरू हुई इसको भी याद रखना, 22 अक्टूबर 77 की सुबह। लेखक पांडे जी और दोनों छात्र ग्वारी घाट से पीठ पर बोझा लादे नर्मदे हरे के घोष के साथ चल पड़े। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ग्वारी घाट से शुरू हुई और 22 अक्टूबर 77 की सुबह। लेखक थे पांडे जी थे और उसके दोनों छात्र थे। दोनों छात्रों के नाम क्या थे? यादवेंद्र और सूर्यकांत। ग्वारी घाट से पीठ पर बोझा लादे नर्मदे हरे के घोष के साथ चल पड़े। मैंने केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट लिए हैं, ये मैं आपको अब भी बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़कर पूरा बता दूंगी कि इसमें इस मतलब पार्ट में आपके लिए क्या क्या बुक में दे रखा है। अब देखो इसके आगे क्या दे रखा है। तीसरे पहर वो कहाँ पहुँचे? छतरपुर गांव पहुँचे। रात को वो कहाँ रुके थे? एक ग्रामीण के बरामदे में जब सोए तब टांगे तो उनकी क्या कर रही थी? दुख ही रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कंधे क्या हो जाएंगे, जड़ से उखड़ जाएंगे। फिर भी नींद बहुत अच्छी आई। लेखक क्या कह रहे हैं? तीसरे पहर जब वो छतरपुर गांव पहुंचे तो रात को क्या करा उन्होंने? एक ग्रामीण के बरामदे में जब सोए तो उनकी टांगें क्या कर रही थी? दुख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कंधे जड़ से उखड़ जाएंगे। फिर भी नींद बहुत अच्छी आई। सवेरे जब वो लोग जगे तो बरसात क्या हो रही थी? तो अभी अभी खत्म हुई थी। सवेरे उठे थे तो अभी अभी खत्म हुई थी। कई जगह क्या हो गए थे? दलदल था और पैर क्या कर रहे थे? फिसलते थे। एक गांव में एक ग्रामीण के घर क्या करने बैठे? वो सुस्ताने बैठे। तो उनका ध्यान क्या हुआ? घर की दीवारों पर गया। जब वो ये लाइन आप याद रख लेना, ये लोग क्या कर रहे थे? एक गांव में एक ग्रामीण के घर सुस्ताने बैठे तो लेखक का ध्यान उसके घर की दीवारों पर गया। दिवाली की लिपाई पुताई हो चुकी थी। उसकी स्त्री ने दीवार पर बेल बूटे निकाले थे। मैंने उससे कहा मोर बढ़िया बना है, रंग भी बहुत अच्छे हुए हैं। लेखक ने क्या कहा था? उस स्त्री से दीवार पर बेल बूटे निकाले थे तो लेखक ने उससे क्या कहा कि ये जो तुमने मोर बनाया है ना, ये बढ़िया बना है, रंग भी बहुत अच्छे हुए हैं। उसने लज्जित पर साथ ही उत्साहित होते हुए कहा यहाँ देखिए कुछ यहाँ भी बने हैं। बाद में पांडे जी ने बताया आपकी प्रशंसा से वह बहुत खुश हुई थी। पुलक भरे स्वर में अपनी सहेली से कह रही थी इन लोगों को मेरे बेल बूटे बहुत अच्छे लगे। लेखक की बातों को सुनकर वो स्त्री क्या हुई थी? खुश हुई थी और अपनी सहेली से क्या कह रही थी? कह रही थी कि इन लोगों को मेरे बेल बूटे बहुत अच्छे लगे। अब शाम को लेखक कहाँ पहुँचे? बिजोरा पहुँचे। उस पार है बर्गी कॉलोनी। उस पार क्या थी? बर्गी कॉलोनी। यहाँ नर्मदा पर बड़ा बांध बनाया जा रहा है। कहाँ पर नर्मदा पर बड़ा बांध बनाया जा रहा है? बर्गी कॉलोनी पर। ये आपसे पूछा जा सकता है बर्गी कॉलोनी पर क्या बनाया जा रहा था? बड़ा बांध। नर्मदा पर क्या बनाया जा रहा था? बड़ा बांध बनाया जा रहा था। बांध की गहरी खाई सी नींव में उतरकर ही हम बिजोरा पहुंच सके थे। सोने के लिए उनको क्या मिल गई थी? पाठशाला मिल गई। एक कमरे की वो पाठशाला थी। चौखट में क्या था? उसमें दरवाजा नहीं था। मेरा बिस्तर वहीं था। पांडे जी कहने लगे बगेरा आएगा तो पहला शिकार आप होंगे। उन चारों को सोने के लिए क्या मिल गई? पाठशाला मिल गई। पांडे जी क्या कहने लगे लेखक से? बगेरा आएगा तो पहला शिकार आप होंगे। लेखक क्या कहता है? मैं तो बहुत दुबला हूँ, गिनी चुनी हड्डियां भर हैं मेरे शरीर में। मैं कहता हूँ बेचारे को प्रथम क्या होगा? मच्छी का पात होगा। पर हाँ, जब तुम्हारे पास आएगा तब उसको क्या होगा? मधुरेण समापयित होगा। इस बात को लेखक किससे कहते हैं? पांडे जी से कहते हैं। अब देखो सूरज के बारे में बताया गया है। सुबह क्या होता है? नारंगी रंग का
नारंगी रंग का बड़ा भारी क्या निकला? सूरज निकला। निकला नहीं, उगा। सुबह क्या होता है? नारंगी रंग का क्या निकलता है? सूरज निकलता है। सूरज निकला, निकला नहीं बल्कि उगा। और वो कैसा लग रहा था? पौधा जैसे धरती में से उगता है। पौधा जैसे धरती में से उगता है। ताजा जन्मा सूरज नवजात शिशु सा नरम और कोमल लग रहा था। इसमें सूरज के बारे में बताया गया है और किससे उपमा की गई है? जैसे पौधा धरती में से उगता है, ताजा जन्मा सूरज नवजात शिशु सा नरम और कैसा लग रहा था? कोमल लग रहा था। ये किसकी विशेषता बताई है? सूरज की विशेषता बताई है। अब आगे देखो क्या बताया गया है। तैयार हुए। अब वो लोग क्या हुए? तैयार हुए और बंजारों की तरह क्या करने लगे? चलते बने। रास्ते में एक सन्यासी की उनको क्या मिली? कुटी मिली। मैंने सन्यासी से पूछा कैसे कैसे लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक सन्यासी की कुटी मिली थी, तो उन्होंने सन्यासी से पूछा कैसे कैसे लोग यात्रा करते हैं। तो सन्यासी ने देखो क्या जवाब दिया? अधिकतर लोग क्या करते हैं? भीख मांगने के लिए ही परिक्रमा उठाते हैं। इससे क्या होता है? पेट भी बढ़ जाता है और पैर भी पूज जाते हैं, उनको पुण्य की भी प्राप्ति होती है। फिर रास्ते में लेखक को क्या हो गया? एक नाई का साथ हो गया। किसका साथ हो गया? नाई का साथ हो गया। वह बड़ा बातूनी था। हमने पूछा कि आगे हमें किस गांव में रुकना चाहिए, तो उसने कहा कि अगले गांव में ही रुक जाइए। लेखक ने क्या पूछा कि आगे हमें किस गांव में रुकना चाहिए, तो उसने कहा कि अगले गांव में ही रुक जाइए। आज वहां क्या है? माल गुजार के भाई की तेरही है। ये पूछा जा सकता है नाई ने क्या बताया था? किसके भाई की तेरही है? माल गुजार के भाई की तेरही है। तो ये आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन बन सकता है। काफी लोग जुटे हैं, आप भी शामिल हो जाइए। रहने के साथ साथ भोजन की समस्या भी क्या हो जाएगी? हल हो जाएगी। मैंने डपट कर कहा हम तेरही का खाना नहीं खाते। उस गांव में हम रुके नहीं। लेखक क्या कहता है? उस गांव में हम रुके नहीं। गांव के बाहर कई खेत फोड़े गए थे। सभी कीचड़ में से कभी पेड़ों पर से आगे बढ़ रहे थे। लेखक कैसे बढ़ रहा था आगे? कभी कीचड़ में से निकल रहा था, कभी पेड़ों पर से आगे बढ़ रहे थे। तो लेखक को क्या पड़ा? हिंगना नाला पड़ा। रास्ते में लेखक को क्या पड़ा? हिंगना नाला पड़ा। इसकी विशेषता पूछी जा सकती है आपसे। हिंगना नाला की क्या विशेषता है? इसमें क्या होता है? पानी तो कम होता है और कंपा अधिक होता है। कंपा का क्या मतलब है? कीचड़ टाइप की जो गंदगी होती है ना, वो अधिक होती है और पानी कम होता है। वो पानी क्या है? उसमें गंदगी में घुल मिल जाता है तो वो क्या हो जाती है? एक तरह से कंपा का रूप ले लेती है। इसमें पैर धंसते थे और मुश्किल से निकलते थे। यहाँ यादवंत की लाठी बहुत काम आई। लेखक क्या कहता है? यहाँ किसकी लाठी काम आई? यादवंत की लाठी बहुत काम आई। फिर भी उस ओर पहुँचते पहुँचते छठी का दूध याद आ गया। अब फिर लेखक देखो आगे क्या कहता है। कुछ आगे बढ़े। लेखक जब आगे बढ़ता है तो क्या होता है? सागौन का घना जंगल क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं? पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। पहाड़ को लांघने में वो हाफ जाते हैं, लेकिन मजा भी कम नहीं आया। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने ये लाइन लिखी नहीं। उस पहाड़ी को लांघ कर क्या आए थे? एक सर्वथा नवीन सौंदर्य लोक में आ गए थे। चारों ओर क्या थी? हरियाली ही हरियाली। धीरे धीरे खेत पीछे छूट गए और जंगल शुरू हो गया। लेखक क्या कह रहा है? खेत तो पीछे छूट गए और जंगल शुरू हो गया। कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी अछूती भूमि से जा रहे हों। पैर और कंधे दुख रहे थे, पर मन का उल्लास फूट फूट पड़ता था। मन का उल्लास क्यों फूट फूट पड़ता था? क्योंकि वो नर्मदा नदी की क्या कर रहे थे? परिक्रमा कर रहे थे। कभी पहाड़ी पर चढ़ाती, कभी खड्ड में उतारती, कभी झाड़ झंकार से उलझाती। कौन? नर्मदा नदी। तो कभी छोटे छोटे झरनों से उतारती। हमारी पगडंडी हमें एक ऐसे स्थान पर ले आई जिससे देखकर हम भारी खुशी के झूम उठे। तो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये लाइन टाइप नहीं
की। सामने एक नन्ही नदी थी, इसमें छोटे छोटे ढेर सारे प्रपातों की पंगतें लगी थी। इन्हें देखकर आंखें पलक झपकाना भूल गई। वो क्या देख रहे थे? छोटे छोटे ढेर सारे प्रपातों की पंगतें लगी थी। इन्हें देखकर आंखें पलक झपकाना भूल गई। कान निनाद सुनने में मग्न हो गए, समाधि भी लग गई। लेकिन बुद्धि जिसका नाम उसने कहा, जरा वहां भी देखो। सूरज ढल रहा था, शाम गहरा रही थी। ना जाने बरखैया खेड़ा कितनी दूर हो। उठो चलो। लेखक कहाँ जा रहे थे? बरखैया खेड़ा। उठना पड़ा, नदी पार की, लेकिन उस पार क्या हो गया? पगडंडी मिल नहीं रही थी। नदी में आकर मानो घुल गई थी। बड़ी मुश्किल से मिली। तेजी से आगे बढ़े। अंधेरा होते होते वो किसके घर पहुंचे? पटेल के घर। तो मैंने ये लाइन इधर से लिखी है, अंधेरा होते होते वो किसके घर पहुंचे? पटेल के घर पहुंचे। पटेल तो बाहर गया था, लेकिन घर के लोगों ने हमें बड़ी खुशी से अपने यहाँ क्या कर लिया? ठहरा लिया। थक कर चूर हो गए थे। खाना बनाया, खाया और घोड़े बेचकर सो गए। लेखक क्या कह रहा है कि हम थक कर चूर हो गए थे, हमने क्या किया? खाना बनाया, खाया और घोड़े बेचकर सो गए। फिर देखो आगे क्या बताया गया है। सुबह उठकर देखा तो घना कोहरा था नर्मदा तट पर। घटा टोप कोहरे के कारण आकाश और धरती क्या हो रहे थे? एकाकार हो गए थे। आकाश मानो धरती पर उतर आया था। कोई घंटे बाद कोहरा छटा, लेकिन नदी अभी भी स्पष्ट नहीं हुई थी, क्योंकि नदी में से क्या उठ रही थी? भाप उठ रही थी। मैंने देखा भाप सीधी नहीं उठती थी। लेखक ने देखो भाप को किस तरह से देखा। उन्होंने देखा कि सीधी नहीं उठ रही है, भाप कैसे उठ रही है? बलाकार उठती है। तो ये पूछा जा सकता है, आप नोट कर लेना। लेखक के अनुसार भाप सीधी नहीं उठ रही थी। भाप कैसे उठ रही थी? बला आकार के रूप में उठ रही थी। तन्मय होकर देखता रहा और सोचता रहा, भाप सीधी भी तो उठ सकती थी, इस तरह वर्तुल से लहराती क्यों उठ रही है? लेखक किसके बारे में बता रहा है? भाप के बारे में बता रहा है कि इस तरह से वर्तुल रूप में क्यों उठ रही है। तन्मय होकर देखता रहा और सोचता रहा, भाप सीधी भी तो उठ सकती थी, इस तरह वर्तुल लहराती क्यों उठ रही है? भाप ही क्यों, स्वयं नर्मदा को भी तो कहीं सीधे बहते नहीं देखा। भाप की बात भी कर रहा है और नर्मदा के बारे में भी कह रहा है कि मैंने नर्मदा को कभी सीधे बहते हुए नहीं देखा। वह तो सीधी रेखा की अपेक्षा बंकिम रेखा में चलने में ज़्यादा अनुभव करती है। वह तो सीधी रेखा में चलती नहीं है, कैसी रेखा में चलती है? वक्रिम रेखा में चलने में ज़्यादा सौंदर्य अनुभव करती है। यही वक्र गति प्रियता मनुष्य में भी है। यही छंद में है, रंग में है, लय में है, ताल में ढलकर कला बन जाती है। कोयरे और भाप की क्रीड़ा अद्भुत लगी थी। कल इसे दोबारा देखेंगे, आज नहीं जाएंगे। अब मैंने इधर से लिखा है, देखो दोपहर को आराम कर रहे थे कि बाहर से धड़ाम की आवाज़ आई। लेखक और उसके मित्र थे, पांडे जी थे, उसके दो छात्र थे, वो सब क्या कर रहे थे? दोपहर को आराम कर रहे थे। तो बाहर से क्या आई? धड़ाम की आवाज़ आई। इस घर की एक स्त्री जंगल से लकड़ी का गट्ठर ला रही थी कि गट्ठर खंबे से टकराकर गिर पड़ा और उस पर गिरी वह स्त्री गिरते ही क्या हो गई? बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हो गई तो टांगा टोली कर उसे घर में ले आए। एक स्त्री उस पर क्या करने लगी? पंखा झलने लगी। बीच बीच में उसे झकोरती और जोर से बुलाती, लेकिन वह होश में नहीं आई। बाहर जाते समय हम उसे एक गोली देते गए, कहा होश में आने पर दे देना, शरीर का दर्द क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। शाम को लौटते ही मैंने घर की एक स्त्री से जो सूप में कुछ पटक रही थी पूछा, क्यों बाई, आज जो बाई गिर पड़ी थी उसकी तबीयत कैसी है? वह स्त्री लजाकर मुस्कुराने लगी। मैं समझा नहीं। दूसरी स्त्री ने हंसते हुए कहा, यही तो गिरी थी जिससे लेखक पूछ रहा है, वही स्त्री गिरी थी। उसे ये नहीं मालूम था कि ये सही हो गई और काम भी करने लग गई। मैं चकित, जो स्त्री कुछ घंटे पहले बेहोश पड़ी थी काम कर रही है। घर के लोगों से क्या हो गया था? लेखक
का घरोबा हो गया था। घर की स्त्रियों को आटा दिया तो उन्होंने क्या किया, रोटियां बना दी। रात को सोते समय मैं सोच रहा था कब सवेरा हो, कब भाप और कोयले का जादू देखने को मिले। सवेरे 4 बजे उनकी नींद खुल गई। टिबरी के टिमटिमाते उजाले में स्त्रियों का फिर कार्यकलाप शुरू हो गया। एक स्त्री क्या कर रही थी, ओखली में धान कूट रही थी। फिर दूसरी आ गई। दोनों के मूसल क्या होने लगे, बारी बारी से चलने लगे। मैं इनकी जुगलबंदी देख ही रहा था कि एक स्त्री ने चक्की पीसना शुरू कर दिया। साथ ही वे गाली भी वे क्या कर रही थी, गाती भी जा रही थी। गाली नहीं, वे गा रही थी, गाना गा रही थी। भोर में ये सब कितना भला लग रहा है। लेखक क्या कर रहा है, भोर में ये सब देखना कितना अच्छा लग रहा है। उजाला होते ही मैं नर्मदा तट भागा, लेकिन एक सीधी सादी बात भूल गया था जिसके लिए हम बहुत व्यग्र होते हैं। वे प्राय क्या होती है, छलना सिद्ध होती है। आज ना तो कोयरा था ना भाप था। लेखक क्या कह रहा है, हम भाप के लिए रुके थे, उसको देखने जाएंगे, लेकिन जिसके लिए हम ज़्यादा बेचैन होते हैं ना, वो चीज़ हमको क्या कर जाती है, छलना सिद्ध कर जाती है। आज ना तो उसको कोयरा दिखा ना भाप दिखा। कल नदी, आकाश, पहाड़, जंगल सभी उस घने कोयरे में खो गए थे, फिर धीरे धीरे परत दर परत उभरते जा रहे थे। यही इंद्रजाल हम आज भी देखना चाहते थे, लेकिन आज रंगमंच कैसा था, सूना था। आज नाटक नहीं खेला गया। अब देखो, हर सुबह सफर हर शाम। अब लेखक कहाँ चल दिए, छेवलिया चल दिए। हर सुबह सफर हर शाम सफर, छेवलिया चल दिए। सरसों के पीले खेत देखकर मुझे बार बार बसोली शैली के चित्र याद आ जाते हैं। इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन बन सकता है। लेखक को सरसों के पीले खेत देखकर बार बार किस शैली के चित्र याद आते थे, बसोली शैली के चित्र याद आते थे। इस पीताम्बर धरती को मैं मुड़ मुड़ कर देखता और पीछे रह जाता। अब देखो लेखक आगे क्या कहता है। छेवलिया के कोतवाल ने क्या किया, बड़ी खुशी से हमें अपने घर में ठहरा दिया। अब लेखक कहाँ ठहरा, छेवलिया में, कोतवाल के घर ठहरा। कोटवार ने बड़ी खुशी से हमें अपने घर में ठहरा दिया। कहने लगा, आप अच्छे आए। आज क्या है, शरद पूर्णिमा है। रात को नर्मदा किनारे हनुमान चौरे पर क्या होगी, कीर्तन मंडली जमेगी। सारी रात क्या होंगे, भजन होंगे। आप जरूर आइए। इस बात को कौन कहता है, कहता है, छेवलिया का कोतवाल कहता है। शाम को यादवंत ने क्या करी, खीर बनाई। शरद पूर्णिमा जो थी, खाकर क्या हो गए, सो गए। कोई 11 बजे होंगे, कोई 11 बजे मेरी नींद खुली, यादवंत भी उठ गया। हम दोनों किसकी ओर चले, हनुमान चौरे की तरफ चले। लेखक क्या कह रहा है, हम दोनों क्या चले, हनुमान चौरे की ओर गए। चांद क्या था, 16 कलाओं में चमक रहा था। चांदनी कई बार देखी थी, लेकिन आज पहली बार लगा कि चांदनी में अपाद मस्तक डूब गया हूँ। चांदनी मेरे अंतरतम में प्रवेश कर रही है। मुझे लगा रात भर यह ऐसे ही बरसती रही तो सवेरे जमीन पर इसकी चादर क्या मिलेगी, बिछी मिलेगी। और भजन शुरू हो गए थे, बड़ी मस्ती से गा रहे थे। कोई मृदंग बजा रहा था, कोई झांझ मंजीरा, कोई पखा बजे। क्या है, सारे वाद्य यंत्र हैं, गा तो सभी रहे थे। यहाँ कोई निराश श्रोता नहीं था। उसकी मस्ती मुझे भी छू गई। मेरा हाथ भी उसके लय और ताल के साथ चलने लगा। मैं उनके स्केच उतारने लगा। चांदनी ऐसी जमकर थी कि एक एक रेखा साफ दिखाई देती थी। रात को लेखक कितने बजे लौटे, 1 बजे, क्योंकि वो भजन मंडली, कीर्तन मंडली में चले गए थे। सुबह नर्मदा गए तो देखा, अब देखो लेखक क्या बता रहा है। सुबह नर्मदा गए तो देखा चांद अभी डूबा नहीं है। मेरा ध्यान उसके धब्बों की ओर गया। लेखक का ध्यान किसकी ओर गया, चांद के धब्बों की ओर गया। मैं उन्हें गौर से देखने लगा, मानो चांद के कैनवास पर किसी ने चित्र बनाए हैं। लेखक को क्या लगा, मानो चांद के कैनवास पर क्या किया हो, किसी ने चित्र बनाए हैं। चांद अगर सपाट होता तो इतना मोहक नहीं लगता। नहीं, ये उसके कलंक नहीं, बल्कि क्या है, ये उसके गुदने हैं। ये इस बात को कौन कहता है, लेखक कहता है।
मैं नदी किनारे स्केच कर रहा था कि एक स्त्री क्या आई, नहाने आई। नहाकर उसने पहनने के लिए साड़ी निकाली, लेकिन साड़ी इतनी तरतर हो चुकी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ से पहने। किसी तरह उसने अपनी लज्जा ढकी और चली गई। तो नदी किनारे जब लेखक स्केच कर रहा था तो इतने में क्या हुआ, एक रस्काय स्त्री नहाने आई। नहाकर उसने पहनने के लिए साड़ी निकाली। वह उसे एक छोर से दूसरे छोर तक 2 बार देख गई, लेकिन साड़ी तार तार हो चुकी थी और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ से पहने। किसी तरह उसने अपनी लज्जा ढाकी और लौटकर चली गई। लेखक क्या कह रहा है, यह था कलंक। यह लेखक के लिए क्या था, कलंक था। मेरा सर लज्जा से झुक गया, मुझसे और स्केच नहीं किए गए। लेखक से क्या नहीं किए गए, स्केच नहीं किए गए। फिर लेखक देखो क्या कहता है, भोर बेला होती है ना, उसमें नर्मदा का पानी कैसा हो जाता है, सिंदूरी हो गया है। जहाँ धूप नहीं पड़ रही है वहाँ कहीं नीला, कहीं बैंगनी, तो कहीं हरा है, दूर भूरा है। अजीब है ये पानी। लेखक क्या कह रहा है, अजीब है ये पानी। इसका अपना कोई रंग नहीं, पर इंद्रधनुष के समस्त रंगों को धारण कर सकता है। इसका अपना कोई आकार नहीं, पर असंख्य आकार ग्रहण कर सकता है। इसकी कोई आवाज नहीं, पर वाचाल हो सकता है। तो इसका भयंकर ब्रज निदान दूर दूर तक गूंज सकता है। गतिहीन है, पर गतिमान होने पर तीव्र वेग धारण करता है और उन्मत्त शक्ति और अपार ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। उसके शांत रूप को देखकर हम ध्यान अवस्थित हो जाते हैं, तो उग्र रूप को देखकर भयाक्रांत। ये किसके बारे में लेखक बात कर रहा है, पानी के बारे में बात कर रहा है कि नर्मदा का पानी कैसा है। अजीब है ये पानी, क्योंकि इसका कोई रंग नहीं है। ये इंद्रधनुष के क्या कर सकता है, समस्त रंगों को धारण कर सकता है। इसका अपना कोई आकार नहीं है, पर असंख्य आकार ग्रहण कर सकता है। इसकी कोई आवाज नहीं है, पर वाचाल हो सकता है। पानी वाचाल हो जाता है समुद्र में, तो इसका भयंकर ब्रज निनाद कहाँ कहाँ दूर दूर तक गूंज उठता है। ये गतिहीन है, पर गतिमान जब होता है तो क्या करता है, तीव्र वेग धारण करता है और उन्मत्त शक्ति और अपार ऊर्जा का क्या बन जाता है, स्रोत बन जाता है। उसके शांत रूप को देखकर हम क्या हो जाते हैं, उसकी तरफ ध्यान अवस्थित हो जाते हैं। उग्र रूप को जब वो धारण कर लेता है तो हम भयाक्रांत हो जाते हैं। जीवनदायिनी वर्षा के रूप में यह वरदान बनकर आता है और विनाशकारी बाढ़ का रूप धारण कर क्या करता है, यह जल तांडव भी करता है। अजीब है यह पानी। तो पानी की विशेषता लेखक ने बताई है कि पानी कैसा कैसा होता है। अब आगे देखो, मीठे पानी का श्रेष्ठ और सुदीर स्रोत क्या होती है, नदी। हजारों वर्षों से मनुष्य क्या कर रहा है, इसकी ओर खींचता चला आया है। हजारों वर्षों से मनुष्य इसकी ओर खिंचता चला आया है। केवल इसलिए नहीं कि वह हमारी और हमारे खेतों की प्यास बुझाती है, बल्कि इसलिए भी कि वह हमारी आत्मा को भी क्या करती है, तृप्त करती है। उसकी तट पर हमारी आत्मा पल्लवित पुष्पित होती है, संस्कृति का जन्म होता है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म किससे हुआ है, नदियों की कोख से हुआ है। आगे, संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म किससे हुआ है, नदियों की कोख से हुआ है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है, पर एक बात है, श्रेष्ठ क्या बताई है लेखक ने, गंगा। लेकिन उससे बड़ी किसको बताया है, नर्मदा को बताया है। जब गंगा नहीं थी, नर्मदा तब भी थी। आज जहाँ हिमालय है, गंगा यमुना का मैदान है। सुदूर अतीत में वहाँ उथला समुद्र था। किसी भूकंप में उस समुद्र को हिमालय और गंगा यमुना के मैदान में क्या डाला, बदल डाला। हालांकि इसमें करोड़ों वर्ष लगे। नर्मदा गंगा से कैसी है, पुरानी नदी है। लेखक क्या कहता है, नर्मदा जो नदी है ना, वो गंगा से पुरानी नदी है। और विंध्याचल सतपुड़ा क्या है, हिमालय से पुराने पहाड़ है। हिमालय से पुराने पहाड़ किसको बताता है लेखक, विंध्याचल और सतपुड़ा को हिमालय से पुराने पहाड़ बताता है। अब देखो आगे क्या बताया गया है। छेवलिया से चले तो नर्मदा जल के एकदम पास वाली पगडंडी उन्होंने पकड़ ली। खड़ा किनारा और गहरा पानी। 3 घंटे में 5 किलोमीटर ही चल पाए। सोचा इस कछुआ चाल से तो बीच ब्यावन में ही रात हो जाएगी, इसलिए ऊपर की पगडंडी पर लेखक आ गए। अब हम पूरे बनवासी हो चले थे। 7 दिन से ना तो सड़क देखी थी, ना साइकिल देखी, ना बिजली। अधिकांश गांव में एक भी दुकान नहीं थी। आधुनिक सभ्यता का
स्पर्श इस इलाके में नहीं के बराबर हो पाया था। शाम होने के पहले ही लेखक कहाँ पहुँच गए? सहजपुरी पहुँच गए। कटारे जी इस गांव के क्या थे? प्रमुख व्यक्ति थे। नर्मदा परिक्रमा कर चुके थे। उन्होंने हमारा स्वागत किया। हमें देने के लिए उसका बेटा आटा और चावल ले आया। क्या ले आया? आटा और चावल। हमारा आटा बिल्कुल खत्म हो चुका था। यदि यहाँ से ना मिलता तो सिर्फ चावल खाकर सोना पड़ता। भिक्षा कभी भी नहीं ली थी। ना हाँ कहते बनता था ना। मैंने पांडे जी से पूछा, क्यों भाई, क्या हमें आटे चावल की ज़रूरत है? पांडे जी ने दबी जुबान में कहा, ज़रूरत तो नहीं है, पर दे रहे हैं तो ले लेते हैं। यादव ने पोटली बांधने में देर नहीं की। भिक्षा लेकर कहाँ पहुँचे? वो नर्मदा तट की ओर बढ़े। वहाँ एक सन्यासी की कुटी थी। रात्रि विश्राम वही था। कुटी से तट सटकर क्या बह रहे थे? बहता झरना, सुंदर बगिया और सागौन के ऊंचे घने पेड़। आश्रम सा शांत और पवित्र वातावरण। मन तृप्त हो गया। रात को धूनी के पास सोए। नदी का तट था। सघन वन थे। खुला आवास। ठंड का क्या कहना। जब धूप चढ़ी तो उठे। सागौन के बड़े बड़े पत्तों पर ओस की बूंदों के गिरने की टप टप आवाज मृदंग पर पड़ती थाप जैसी लग रही थी। अब ये पूछा जा सकता है आपसे, आप याद कर लेना कि जो सागौन के बड़े बड़े पत्ते थे ना, उस पर ओस की बूंद जब गिर रही थी, जो टप टप आवाज कर रही थी, वो किसकी थाप जैसी सुनाई दे रही थी? तो वो मृदंग पर पड़ती थाप जैसी लग रही थी। स्नान आदि से निवृत्त होकर आए तो सन्यासी से बात करने को मिला। बच्चे सा मुस्कुराता चेहरा। भोजन बनाने लगे तो मना करने पर भी चावल दिए। दोपहर को चले तो काफी दूर तक पहुंचाने आए। कौन थे वो? सहजपुरी के सन्यासी। तो लेखक देखो क्या कह रहा है, सहजपुरी के उस सन्यासी को सहज में मैं भुला नहीं सकूंगा। किसको नहीं भुला सकेगा लेखक? सहजपुरी के उस सन्यासी को, क्योंकि उन्होंने क्या किया? बच्चे सा मुस्कुराता चेहरा। भोजन बनाने लगे तो मना करने पर भी उन्होंने क्या दिए थे? चावल दिए थे। दोपहर को चले तो काफी दूर तक हमको पहुंचाने आए थे। टाटी घाट से क्या हो गया? घना जंगल शुरू हो गया। टाटी घाट से घना जंगल शुरू हो गया। पगडंडी पर इक्का दुक्का आदमी ही मिलता। मैंने कहा, यार पांडे, इस बियाबान में तुम अकेले जा रहे हो, कहीं शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा, यार पांडे, इस बियाबान में तुम अकेले जा रहे हो, कहीं शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? पांडे जी ने कहा, मैं तो कुछ करने से रहा, जो कुछ करना है वह शेर ही करेगा। कौन करेगा? जो कुछ करना है वह शेर ही करेगा। शाम को लेकर कहाँ पहुँचे? पाठा पहुँचे। पाठा में क्या मिल गई उनको? पाठशाला मिल गई। पाठा में पाठशाला थी, वहीं रहे। बहुत दिनों के बाद पक्के मकान में रहने को मिला। पहली बार डाकघर मिला। वह शाला के प्रधान अध्यापक के घर में था। हम लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी। सुबह उठकर नर्मदा तट गए। यहाँ एक झरना नर्मदा में आ मिला था। उसके मन भावन प्रपात में उन्होंने स्नान किया। उस दिन वहाँ साप्ताहिक बाजार था। साप्ताहिक बाजार था। मैंने देखा, गरीब से गरीब ग्रामीण नारी भी चूड़ियाँ खरीदे बिना नहीं रहती। सुहाग और श्रृंगार का कांच की चूड़ियों से बढ़कर सस्ता और सुंदर आभूषण और है भी क्या? ये याद कर लेना कि सुहाग और श्रृंगार का क्या बताया है? सुंदर आभूषण। तो वो बताया है कांच की चूड़ियाँ। दूसरे दिन क्या था? घना कोहरा था। दूसरे दिन घना कोहरा सा। सूरज लापता था। निकला भी तो चांद जैसा दूधिया। उधर पश्चिम में चांद कुछ कैसा दिखाई दे रहा था? तामिया दिखाई दे रहा था। नए आदमी के लिए क्या था? पहचानना मुश्किल था कि कौन चांद है और कौन सूरज है। मुझे कांगड़ा शैली के चित्र याद आ गए। लेखक को क्या याद आ गए? कांगड़ा शैली के चित्र याद आ गए। कांगड़ा शैली के वे चित्र याद आ गए जिसमें कृष्ण ने राधा के कपड़े पहने हैं और राधा ने कृष्ण के। आज चांद और सूरज ने आपस में क्या कर लिए हैं? वस्त्र बदल लिए हैं। तो आप ये याद कर लेना कि कांगड़ा शैली की क्या विशेषता होती है। तो क्या होती है? आपस में वस्त्र बदल दिए जाते हैं। कृष्ण राधा के कपड़े पहन लेते हैं और राधा कृष्ण के कपड़े पहन लेते हैं। तीसरे दिन सुबह निकले। खेतों में धान के विशाल गट्ठर उठाई क्या आ रही थी? स्त्रियां आ रही थी। गांव की स्त्रियों को सिर पर भारी घड़े उठाए नर्मदा की खड़ी कगारों पर चढ़ते रोज देखता था। सुबह 4 बजे
चक्की और मूसल चलाते भी देख चुका था। सोचता था इन्हें कौन से विटामिन प्रोटीन मिलते हैं। मेरे मन ने कहा पौष्टिक आहार जरूरी है, पर जो भी मिले क्या ले लेना चाहिए, उसे पूरी तरह से वसूल कर लेना और भी जरूरी है। बाढ़ का पानी व्यर्थ बह जाता है, नहर के पानी की हर बूंद क्या मिलती है, नहर के पानी की हर बूंद खेत में जाती है। गांव की स्त्रियां जो सुबह 4 बजे चक्की और मूसल चलाते देख चुका था। कौन देख चुका था? लेखक सोचता है इन्हें कौन से विटामिन प्रोटीन मिलते हैं। मेरे मन ने कहा पौष्टिक आहार जरूरी है। फिर देखो इसमें क्या बताया गया है। दोपहर को बालई नदी पड़ी, हम उसके सुंदर प्रपातों को काफी देर तक देखते रहे। इस बीच पांडे जी और सूर्यकांत कब आगे बढ़ गए कुछ ध्यान नहीं रहा। बालई पार कर मैं यादवेंद्र के साथ आगे बढ़ा। सघन वन और निर्जन पथ, पांडे जी और सूर्यकांत कहीं भटक गए थे। बड़ी घबराहट हुई। यादवेंद्र ने रास्ते में निशान बनाना शुरू कर दिए। सुबह नर्मदा में नहाते समय पांडे जी कहने लगे। अब देखो इससे पहले जो किताब में दे रखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। बालई पार कर मैं दोपहर को कहाँ गए, वो बालई नदी पड़ी, हम उसके सुंदर प्रपातों को काफी देर तक देखते रहे। इस बीच पांडे जी और सूर्यकांत तो क्या हो गए, आगे बढ़ गए, कुछ ध्यान ना रहा। बालई पार कर मैं यादवेंद्र, लेखक किसके साथ था, यादवेंद्र के साथ। सघन वन था, निर्जन पथ था। पांडे जी और सूर्यकांत क्या हो गए, कहीं भटक गए थे। बड़ी घबराहट हुई। यादवेंद्र ने रास्ते में क्या करना चालू कर दिया, निशान बनाना। आगे जाकर एक ऊंचे टीले पर बैठकर हम उनकी बाट जोने लगे। कोई घंटे बर्बाद दोनों की सही सलामत आते देखकर हम लोगों का खुशी का ठिकाना ना रहा। वे निशान बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। आगे चलने पर एक गांव दिखने लगा। वह गांव क्या था, पद्मी था। रात का पड़ाव यहीं था। 10 दिन के बाद पक्की सड़क देखी, तार और बिजली के खंभे देखे। यहाँ से पगडंडी नहीं है, सड़क नर्मदा के किनारे किनारे ही चलती है। ऊंची नीची, टेढ़ी मेढ़ी, उबड़ खाबड़ पगडंडी अब नहीं रही, उनका स्थान ले लिया है पक्की सड़क ने। पगडंडी पर चलने का कौतुक नहीं रहा, उसकी जगह ले ली है सुविधा ने। चिरई डोंगरी पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। एक होटल के सामने सामान रख कर बैठे। होटल का चूल्हा खाली था। यादवेंद्र ने क्या किया, उसी पर खाना बनाया। बाद में शाला का भवन मिल गया। सुबह यादवेंद्र ने नोटिस किया राशन खत्म होने को है। पैसे सूर्यकांत के पास रहते थे। उसने कहा पैसे भी खत्म होने को है, अधिक से अधिक 2 दिन का राशन खरीद सकेंगे। रसद नहीं रहेगी तो फौज आगे कैसे बढ़ेगी। अभी तक दोनों बार दूध पीते थे, बीच बीच में खीर बन जाया करती थी, खोआ भी आ जाया करता था। आज ये सब बंद। फिर भी समस्या का कोई हल नहीं हुआ, चिंता बनी रही। अब मैंने इधर से लिखा है, सुबह नर्मदा में नहाते समय पांडे जी देखो क्या कहने लगे। आज नर्मदा मैया कुछ ऐसा चमत्कार दिखाए कि 100 रुपये का नोट क्या करे, बहता हुआ मिल जाए। आर्थिक चिंता क्या कर रही थी, सभी को सता रही थी। कहीं सचमुच भिक्षा पात्र लेने की नौबत ना आ जाए। चरवैती दोपहर के भोजन के बाद पीठ पर बोझा लादे सड़क पर आए ही थे कि एक बस आकर रुकी। उसमें से कौन उतरे, मेरे बहनोई हरीबाई। पूछ सकता है किसने रुपए दिए थे, 100 रुपये बहनोई हरीबाई ने दिए थे। तो उसमें से कौन उतरे, बहनोई हरीबाई। हमारी यात्रा में वे शुरू से ही दिलचस्पी ले रहे थे। उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने हम लोगों का हालचाल पूछा। मैंने धीरे से कहा पैसे कम पड़ गए हैं, कुछ पैसे चाहिए। उन्होंने तुरंत रुपए दिए, पूरे 100 रुपये, और 100 रुपये की उन्होंने इच्छा की थी। पांडे जी उछल पड़े, कहने लगे देखिए नर्मदा जी ने हमारी गुहार सुन ली, चिंता दूर हो गई। रास्ते में गर्म पानी का क्या मिला, कुंड मिला, उसमें स्नान किया और आगे बढ़े। रात एक किसान के खेत में बिताई। रात भर नर्मदा का निनाद सुनाई देता रहा। दिन के शोर शराबे में यह ध्वनि डूब जाती है, रात की नीरवता में लहराती है। जब कोलाहल नहीं रहता कलरव सभी सुनाई देता है। लेखक क्या कहता है, जब कोलाहल नहीं रहता कलरव तभी सुनाई देता है। यहाँ से फिर क्या मिली लेखक को, पगडंडी मिल गई। पगडंडी मिल गई, नर्मदा तट का फिर साथ हो गया। सहस्त्रधारा अब अधिक दूर नहीं, वहाँ के मंदिर तो दिखाई भी देने लगे थे। हमारी चाल तेज हो गई, मानो किसी अदृश्य डोर से खींचे चले जा रहे थे। अब हम सहस्त्रधारा के बिल्कुल निकट आ गए थे।
सामने है प्रपातों के गुच्छे, दूध जैसा सफ़ेद पानी पारिजात के पुष्पों की याद दिलाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, दूध जैसा सफ़ेद पानी किसकी याद दिलाता है? पारिजात के पुष्पों की याद दिलाता है। नदी की डाली पर लगे ये प्रपात नदी के पुष्प ही तो हैं। सहस्त्रधारा क्या है? पुष्प वाटिका है, सफ़ेद फूलों की प्यारी सी बगिया। हम ठगे से देखते रहे, आंखें आगाती नहीं, कान थकते नहीं, मन भरता नहीं। सहस्त्रधारा की काजल सी काली चट्टानें इतनी सख्त है कि लाखों वर्षों में पानी थोड़ा सा ही तराश पाया है। नर्मदा यहाँ मूर्तिकार बन गई है। नर्मदा यहाँ क्या बन गई है? मूर्तिकार बन गई है। चट्टानों में तरह तरह की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। अमूर्त शिल्पों की विशाल कला बीती है यहाँ। यह कला लाखों वर्ष पुरानी है, फिर भी इसे क्या कहते हैं? गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नाम बड़े मज़े से दिया जा सकता है। चलना जरूरी था। मंडला अब भी कोई क्या था? 6 किलोमीटर। मंडला क्या था? अब भी 6 किलोमीटर दूर था। देखो, सहस्त्रधारा के बारे में बताया गया है कि सहस्त्रधारा क्या है? पुष्प वाटिका है। कैसी पुष्प वाटिका है? सफ़ेद फूलों की प्यारी सी बगिया। तो लेखक क्या कहता है? हम ठगे से देखते रहे, आंखें आगाती रही, कान थकते नहीं, मन बढ़ता नहीं। सहस्त्रधारा की काजल सी काली चट्टानें कैसी हैं? सख्त हैं कि लाखों वर्षों में पानी थोड़ा सा ही इसको तराश पाया है। नर्मदा यहाँ क्या बन गई है? मूर्तिकार बन गई है। चट्टानों में क्या हो गया है? तरह तरह की आकृतियां उकेरी गई हैं। अमूर्त शिल्पों की विशाल कला बीती है यहाँ। यह कला क्या है? लाखों वर्ष पुरानी है, फिर भी इसे हम क्या कहते हैं? गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नाम बड़े मज़े से इसका दिया जा सकता है। चलना जरूरी था। मंडला अब भी क्या था? कोई 6 किलोमीटर दूर था। मंडला में पांडे जी के रिश्तेदार रहते थे। पाठक जी उनके यहाँ गए। मंडला में क्या रहते थे? पांडे जी के रिश्तेदार रहते थे। पाठक जी रहते थे, उन्हीं के यहाँ गए। बहुत खुश हुए, कहने लगे अब कहीं नहीं जाना है, यहीं रहेंगे। नौकर से कहा बढ़िया भोजन बनाओ रे, ये जंगल से मोटा जूटा खाकर आ रहे हैं। उस दिन हम लोगों ने क्या खाया है? दूसरे दिन सुबह रंगरेज घाट गए। दूसरे दिन कहाँ गए थे? रंगरेज घाट गए। ये वहाँ हमने अपनी खंड यात्रा विधिवत समाप्त की। पाठक जी किसी भी तरह आने नहीं दे रहे थे, लेकिन तीसरे दिन हमने क्या करी? बस पकड़ ही ली। नर्मदा का ऐश्वर्य देखते देखते आठों पैर मस्ताना हम रहे। आठों पैर की छाक पीबे की स्थिति हो गई है। मन में क्या हुआ? सुखद स्मृतियों का अंबार लग गया था। घने कोहरे में लिपटी बरखैया खेड़ा की रहस्यमयी नर्मदा। शरद पूर्णिमा की भजन मंडली। लेखक क्या कहता है? घने कोहरे में लिपटी बरखैया खेड़ा की रहस्यमयी नर्मदा। शरद पूर्णिमा की क्या है? भजन मंडली। सहजपुरी का सन्याटी। टाटी घाट का आड़क्य तट। टाटी घाट का क्या था? आड़क्य। टाटी घाट का क्या था? नर्मदा के बारे में देखो लेखक क्या कहता है। बरखैया खेड़ा की रहस्यमयी नर्मदा, शरद पूर्णिमा की भजन मंडली, सहजपुरी का सन्यासी, टाटी घाट का आड़क्य तट, पाठा के बाजार में चूड़ियां पहनती स्त्रियां और सागौन वृक्षों का एकांत निस्तब्ध वन, सहस्त्रधारा की अजस्त्र धाराएं, मंडला के घाट। यात्रा थी तो केवल 15 दिनों की, लेकिन इन 15 दिनों में हम क्या हो गए थे? मालामाल हो गए थे। नर्मदा अपने रंग रूप रस आदि में झिलमिला रही थी। तो ये पार्ट फर्स्ट मेरा समाप्त होता है। इसके आगे हम पार्ट सेकंड करेंगे, जिसमें हम मंडला से छिनगांव की यात्रा करेंगे। इसमें मैंने आपको केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।